हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जिस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है एलियन रोमुलस। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि एलियन फ्रेंचाइज एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें काफ़ी सारी मूवीज़ आ चुकी हैं और ये उनमें से ही एक कहानी है जो कि पहले आई हुई मूवीज़ में कहीं बीच के समय में घटित हुई है। तो इस मूवी की कहानी के लिए हमको इससे पहले घटित हुई कहानी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि एलियन रोमुलस से पहले जो कहानी इससे पहले घटित हुई थी जिसका नाम है एलियन, जो कि 1979 में रिलीज हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मूवी की फ्रेंचाइजी के ऑर्डर समझाता हूँ कि पहले आपको कौन सी देखनी चाहिए और उसके बाद आप किस तरह से कौन सी मूवी कंप्लीट करने के बाद इस मूवी तक आएंगे और आपको कंप्लीटली इसकी स्टोरी समझ में आएगी। वैसे तो इस कहानी को आप सेपरेटली भी देखें तब भी आपको सही लगेगी और अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। लेकिन अगर इसको डिटेल में देखना हो तो आपको सबसे पहले इस ऑर्डर में देखना पड़ेगा मूवीज़ को। जैसे कि आपको पहले देखनी पड़ेगी प्रोमीथियस, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है और इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एलियन कोवेनेंट, इसको भी आप देख सकते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है ऊपर दिए गए लिंक के जरिए। और फिर आती है मूवी एलियन, जिस कहानी को मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद एलियन रोमुलस की स्टोरी आती है। और फिर आप अगर इस मूवी की आगे की स्टोरी को देखना चाहते हैं तो वो आपको एलियंस मूवी में देखने को मिल जाएगी। और इसी तरह आगे की कंटिन्यू मूवीज़ हैं एलियन 3, एलियन रिजरेक्शन और इसी तरह आगे आप बाकी की मूवीज़ देख सकते हैं। तो चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। और एलियन रोमुलस को समझने से पहले मैं आपको जल्दी से एलियन मूवी की स्टोरी बता दूँ। तो एलियन मूवी 1979 में रिलीज़ हुई थी और अगर आप स्टोरी वाइज देखें तो इससे पहले जो मूवी लाई करती है वो उसका नाम है एलियन कोवेनेंट। और एलियन कोवेनेंट में जो चीज़ हुई थी उसके 18 साल बाद की ये स्टोरी है एलियन। इस मूवी की स्टार्टिंग में अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है नॉस्ट्रॉप का, जो कि वेलियन कॉर्पोरेशन के थ्रू ही बनाया गया था। अब इस शिप में काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, जैसे कि एलन रिप्ले, डैलस, लैम्बर्ट, ऐश, केन, ब्रैट, पार्कर। और इन लोगों को एक ही टास्क मिला होता है कि इनको दूसरे प्लेनेट पे जाके चेक करना होता है कि वहाँ पर कोई जीव की तलाश अगर ये कर सकते हैं या फिर इनको वहाँ पर कुछ जीव मिलता है तो उसी की तलाश में ये स्पेस में घूम रहे होते हैं। और जब ये पृथ्वी की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनको एक सिग्नल मिलता है। इसमें एक एंड्रॉयड रोबोट भी होता है जिसका नाम होता है ऐश। अब इनका स्पेसशिप जो होता है ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ से इनको पास ही एक ग्रह से सिग्नल आ रहे थे। हालांकि इनको तो पृथ्वी पे आना होता है। और इस ग्रुप में जो रिप्ले नाम की लड़की होती है जो कि इसमें मेन किरदार निभा रही है, वो इन लोगों को सभी को मना करती है कि हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर फिर भी उस शिप का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि नहीं, हमको वहाँ पर जाके चेक करना चाहिए क्योंकि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है और हमको इसी चीज़ के सैलरी भी मिलती है। अब जब कुछ क्रू मेंबर्स उसी ग्रह पे चेक करने के लिए जाते हैं, उसी दौरान रिप्ले इनको बताती है, जो कि शिप में बैठी होती है, कि उसको जो सिग्नल आया था उसने उसको डिकोड कर लिया और उसमें यही लिखा है कि इस प्लेनेट पर मत आना। लेकिन उसके बावजूद भी जो कैप्टन होता है वो कहता है हमको फिर भी चेक करना पड़ेगा। अब ये लोग 3 बंदे होते हैं जो कि चेक करने जाते हैं और यहीं पर आपको कुछ सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको प्रोमीथियस में देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न होता है क्योंकि एलियन कोवेनेंट मूवी में जब डैनियल इस ग्रह से निकलती है उसने अपने कुछ गैजेट्स इस ग्रह पे छोड़ दिए थे ताकि इसके पास से कोई भी स्पेसशिप गुजरे तो वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि इस ग्रह पर ऑलरेडी डेविड ने काफ़ी सारे फेसहगर्स के अंडे छोड़ दिए थे और साथ ही में न्यू ब्रीड के जीनोमॉर्फ भी छोड़ रखे थे। लेकिन शिप में बैठा ऐश रिप्ले को बोलता है कि हमको अपना काम करना चाहिए ताकि वहाँ से आप सैंपल कलेक्ट कर सकें। अब ये तो एक एंड्रॉयड रोबोट होता है जिसको ये सारी कमांड्स दी रखी होती है कंपनी के थ्रू। इसको बाकियों की फिक्र नहीं होती, सिर्फ सैंपल्स की फिक्र होती है क्योंकि उसको वो कंपनी तक पहुंचाना और यही डेटा इसके अंदर स्टोर्ड है। अब एलियन मूवी में एलियंस की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जो कि कुछ इस तरह से है, जिसपे नंबर 1 पे होते हैं एग और फिर उसके अंदर से निकलता है फेसहगर। और फिर जब वो किसी के फेस पे चिपक के जब अपना कोई केमिकल या फिर बोल सकते हैं लार्वा अंदर छोड़ते हैं, फिर उसमें से निकलता है चेस्ट बस्टर। और इनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी, कुछ ही घंटों में बहुत डबल ट्रिपल साइज के जाते हैं। और फिर रनर के बाद जो इनका एक्चुअल फॉर्म होता है वो होता है ज़ेनोमॉर्फ। तो इसी तरह ये 3 क्रू मेंबर जब उस ग्रह पे जाके एक शिप को चेक कर रहे होते हैं, वहाँ पर इनको सबसे पहले एक एग मिलता है। अब इनको तो ये पता नहीं होता कि ये क्या है। और इसी अंडे को जब एक शख्स इन तीनों में से एक बंदा जिसका नाम होता है केन, वो चेक कर रहा होता है, उसके फेस पर वो फेस अगर एकदम से अंडे से निकल के चिपक जाता है। अब यहाँ पर केन की काफ़ी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद इसके बाकी के 2 साथी इसको किसी तरह शिप पर ले आते हैं। मगर शिप में लाने से पहले रिप्ले इनको मना करती है कि हमको बाहर का कोई भी क्रीचर शिप में लाने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए केन को एक अलग से रूम में रखा जाता है, जहाँ पर जब इसको चेक करते हैं तो जो फेस अगर इसके फेस से चिपका होता है वो किसी भी तरह इसको नहीं छोड़ रहा होता है। अगर उसको काटने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा उसके गले को टाइट पकड़ लेता है।
मगर एक टाइम आता है जिसके बाद वो उसको छोड़ देता है। अब इसके बाद केन थोड़ा ठीक महसूस करता है और ये साथ में ही खाना खा रहे होते हैं। इन सभी को लगता है कि केन ठीक है, मगर एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फिर उसके अंदर से वो चेस्ट बस्टर निकलता है, यानी कि वो एलियन निकलता है उसकी छाती फाड़ के, जैसा कि मैंने आपको एक साइकिल बताई थी। अब इसके बाद ये लोग यही डिसाइड करते हैं किसी तरह इस एलियन को मारना होगा, नहीं तो ये भी उनके साथ अर्थ तक पहुंच जाएगा और वहां जाके ये तबाही मचा सकता है। अब सभी अपनी अपनी बंदूकें उठा लेते हैं और उस एलियन को मारने के लिए अलग अलग उस शिप में उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलियन अब छोटे से साइज से बड़े साइज में कन्वर्ट हो चुका था, यानी कि वो पूरा जीनोमॉर्फ बन चुका था। अब सबसे पहले एक क्रू मेंबर को जीनोमॉर्फ मार देता है। अब जीनोमॉर्फ धीरे धीरे एक एक करके इस टीम में से एक एक मेंबर को मारता रहता है। अब रिप्ले को याद आता है कि यहाँ पर एक मदर कंप्यूटर है जिसके पास जाके वो कुछ भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकता है। अब जब मदर कंप्यूटर से रिप्ले कुछ भी क्वेश्चन कर रही होती है उसका जवाब उसको नहीं मिल रहा होता। मदर कंप्यूटर इसमें इसको ये रिप्लाई देती है कि उसको 937 नाम का रूल दे रखा है जिसके जरिए वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। और फिर बाद में रिप्ले को पता लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन ऐश ने लगाई है, जो कि एक एंड्रॉयड रॉबोट है, क्योंकि ऐश चाहता था कि उस एलियन का सैंपल वो ले आके उस कंपनी को दे सके जिसने उसको बनाया है। लेकिन बाकी क्रू मेंबर यही चाहते थे कि वो इस क्रीचर को यहीं पे मार दें ताकि वो पृथ्वी तक ना पहुंच पाए। और इसी के बाद रिप्ले ये जान के कि ऐश के क्या मंसूबे हैं, गुस्से में उसको तोड़ देती है। इसी के बाद वो ऐश को जला देते हैं क्योंकि वो उनकी मदद किसी भी तरह नहीं कर रहा होता। और फिर धीरे धीरे जीनोमॉर्फ बाकी क्रू मेंबर्स को ही मार रहा होता है और सिर्फ रिप्ले बचती है जिसके हाथ में एक फायर गन होती है। उसी के जरिए वो अपनों को बचा पा रही होती है और फिर वो एक छोटे से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जाके बैठ जाती है और फिर वो अपनी मेन शिप से अपने छोटे से शिप को डिटैच कर लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो स्पेस शिप से निकलती है तो दूसरी तरफ मेन शिप में धमाका होता है जिससे रिप्ले को लगता है कि वो एलियन भी उसी शिप में मर गया होगा, मगर ऐसा नहीं होता। रिप्ले जिस शिप में बैठ गई थी उसी शिप के ऊपर ही वो एलियन भी चिपका होता है। वो किसी तरह अंदर तक घुस जाता है और उसके बाद रिप्ले और एलियन में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई दिखाई जाती है, जिसके बाद रिप्ले उस एलियन को अपने शिप से किसी तरह बाहर निकाल देती है और उसको मारने में कामयाब हो जाती है। और इसके बाद ही वो अपनी टीम, यानी कि जो पृथ्वी पे टीम होती है, उससे कनेक्ट करती है और कहती है कि सिर्फ वही बची है उसकी पूरी टीम में, और उनका जो नॉर्थ स्टॉप शिप है वो भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। और अब रिप्ले को करीब 4 से 5 हफ्ते लगेंगे पृथ्वी तक पहुँचने में और उसके बाद कुछ भी खाने पीने का सामान भी नहीं होता है और इसी वजह से वो हाइपर स्लिप में चली जाती है। यानी कि इनके पास एक आप गैजेट समझ सकते हैं। ऐसा होता है कि ये इसमें सो जाते हैं काफ़ी लंबी नींद के लिए, जिससे इनकी एज भी नहीं बढ़ती और बॉडी भी नहीं थकती। तो एक तरह से ये एक टाइम लगाते हैं कि इतने टाइम तक उनको उस कैप्सूल के अंदर रहना है और सीधा तभी वो उठेंगे जितना भी टाइम का लिए उन्होंने अलार्म लगाया। अब इसके बाद ही हम कंटिन्यू सुनते हैं एलियन रोमुलस की स्टोरी, यानी कि जो अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो 2122 में वो चीज़ घटित हुई थी रिप्ले के साथ, और इसके बाद स्टोरी आती है 2142 की स्टोरी जो कि एलियन रोमुलस है। तो अब आते हैं मेन स्टोरी, यानी कि एलियन रोमुलस की स्टोरी पर, जिसकी शुरुआत में दिखाया था कि स्पेस में एक बड़ा सा पत्थर, यानी कि आप मेटियोर बोल सकते हैं, उल्का पिंड, जो कि वेलेंट कॉर्पोरेशन को मिलता है, जो कि खुद भी स्पेस में होते हैं। और ये मेटियोर यानी कि इस पत्थर के टुकड़े के अंदर वही एलियन होता है जो कि एलियन मूवी में लास्ट में मर गया रिप्ले के थ्रू, जो कि जेट के बाहर फेंक दिया गया था। अब ये बीते हुए 20 सालों में पत्थर बन चुका था स्पेस में और ये इन लोगों को मिल जाता है और अब ये लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जैक्सन नाम के एक ग्रह पर। अब यहाँ पर इंसानों ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। कॉलोनाइज मतलब आप बोल सकते हैं बस्ती। अब यहाँ लोगों को काम मिलता था जैसे कि माइनिंग का काम, स्पेस में क्लीनिंग का काम, ड्रिलिंग का काम। इसी की तरह लोग अपनी जॉब्स पा पाते थे और कुछ कंपनीज के अंदर काम करते थे। और यहीं पर मेन लीड को दिखाया था जिसका नाम होता है रेन, और इसके साथ इसका मुंह बोला भाई होता है एंडी नामक, जो कि एक एंड्रॉयड रोबोट है। अब रेन की उम्र इस टाइम पर होती है 21 साल और रेन ने अपने 12,000 घंटे इस जैक्सन नाम के ग्रह पर काम करके बिता चुके होते हैं और अब उसे टिकट मिलने वाला होता है किसी और ग्रह पर जाने के लिए। लेकिन कंपनी वाले काफ़ी चालू होते हैं, जिस पर वो रेन को यही बोलते हैं कि पहले तक 12,000 घंटे था टिकट लेने के लिए दूसरे ग्रह पर जाने के लिए, मगर अब वही चीज़ 24,000 घंटे हो गया है। यानी कि 24,000 घंटे अब तुमको कंप्लीट करना है, यानी कि अब तुमको अगले 4-5 साल तक काम करना पड़ेगा, फिर जाके तुमको टिकट मिलेगी दूसरे ग्रह पर जाने की। इस बात से रेन काफ़ी उदास हो जाती है और जब वो बाहर पहुंचती है तो एंडी को कुछ लोग छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसको एक दौरा सा आ जाता है,
जिससे बाहर निकालने के लिए अब रेन उसको वापस से रीसेट करती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। अब आगे रेन अपने तो कुछ दोस्तों से मिलती है, जिनमें पहला होता है टाइलर, फिर होती है के, बॉन जॉन और नवारो। अब जब रेन इनसे मिलती है तो टाइलर रेन को बताता है कि 20 साल पहले एक शिप ब्लास्ट हुआ था जिसका नाम था नॉस्ट्रोमस शिप। ये वही शिप है जो कि एलियन मूवी में दिखाया गया था, जिससे रिप्ले निकल के भागी थी और वहां से इन लोगों को क्रायोनिक कैप्सूल्स निकाल के लाने थे। अब ये चीज़ वही होती है जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि उस कैप्सूल के अंदर जब कोई लेटता है तो वो अपनी उसी एज में रहता है और कई टाइम तक उसमें बॉडी सर्वाइव कर जाती है। और इसी तरह की चीज़ इनको वहाँ से निकालनी थी ताकि उसके ज़रिए और उनके पास जो शिप है उसके ज़रिए ये उस प्लेनेट से निकल के, यानी कि जैक्सन नाम के प्लेनेट से निकल के दूसरे प्लेनेट तक जा सके। अब जो ये नॉस्ट्रोमस शिप होता है ये किसी तरह घूमता घूमता इनके जैक्सन नाम के प्लेनेट के पास आ गया था और इनको उसका पता चल गया था और वो कुछ ही घंटों में तबाह भी होने वाला था। तो इनका मेन ऑपरेशन यही होता है कि वहाँ जाके वो किसी तरह क्रायोजेनिक कैप्सूल निकाल लेंगे और फिर वापस से अपनी शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाएंगे। अब उस नॉस्ट्रोमस शिप के अंदर एंटर करने के लिए इनको एंडी की जरूरत थी, जो कि एक एंड्रॉयड रोबोट है और ये उसी कंपनी के थ्रू बनाया गया है जिस कंपनी ने नॉस्ट्रोमस शिप को ही बनाया है। तो अब उस एंड्रॉयड रोबोट के जरिए यानी एंडी के जरिए वो उसके गेट खोल सकते हैं, इसलिए वो रेन और एंडी को इसमें शामिल करते हैं। अब ये कंपनी होती है वेलेंट कॉर्पोरेशन, जिसके थ्रू एंडी भी बनाया गया था और नॉस्ट्रोमस शिप भी बनाया। और ये वही कंपनी के लोग भी थे जिन्होंने शुरुआत में उस उल्कापिंड यानी कि उस एलियन को एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास रख लिया। अब ये लोग प्लान के मुताबिक उस नॉस्ट्रोमस शिप पर पहुंच जाते हैं और ये नॉस्ट्रोमस शिप दो हिस्सों में डिवाइड होता है, रेमस और रोमुलस। रोमन मैथोलॉजी के हिसाब से रेमस और रोमुलस दो भाई हुआ करते थे, जिसमें एक भाई का काम होता था प्रकृति को बनाना और दूसरे भाई का काम होता था उस प्रकृति में जीव डालना, यानी कि जीवन डालना। मगर अब ये लोग जब इस शिप पे पहुंचते हैं एंडी के थ्रू, उसके गेट भी खुल जाते हैं और जब ये अंदर जाते हैं तो इनको 3 ही कैप्सूल मिल पाते हैं, मगर इनको तो 6 चाहिए थे क्योंकि ये लोग 6 दोस्त होते हैं। तो इसी वजह से ही आगे भी उस सर्च को जारी करते हैं और आगे शिप में पढ़ते हैं। मगर जब ये लोग गेट खोलना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है। अब ये एक चैम्बर में आके फंस जाते हैं, यहाँ के गेट लॉक हो जाते हैं और इसी चैम्बर में काफ़ी सारे फेसहगर्स जमे पड़े होते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फेसहगर्स की बर्फ़ पिघलने लगती है और वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं, वो इन लोगों पे हमला शुरू कर देते हैं। अब जब ये लोग मदद मांगते हैं तो इसी की वजह से रेन और नवारो को भी उस शिप में घुसना पड़ता है इनकी मदद करने के लिए। अब वहीं पे बगल में एक जला हुआ रोबोट पड़ा होता है, वो भी एक एंड्रॉयड रोबोट ही होता है और ये वही रोबोट था जिसका नाम था ऐश, जो कि एलियन मूवी में था, जिसको रिप्ले ने तोड़ दिया था। अब इसमें रेन को पता होता है कि इनके अंदर एक चिप होती है, इसमें एक छोटी सी सीडी दिखाई गई है जो कि अगर एंडी के अंदर लगा दी जाए तो उसके अंदर सारा वो डेटा आ जाएगा जो कि ऐश के अंदर था और इसके ज़रिए वो उन गेट्स को एक्सेस कर सकता है, यानी खोल सकता है। और ऐसे ही करा जाता है, वो उसकी चिप निकाल के किसी तरह टाइलर को पकड़ाती है और टाइलर उसके अंदर वो चिप लगा देता है, यानी कि एंडी के अंदर। अब एंडी के अंदर ऐश का डेटा आ गया था और वो किस तरह गेट को खोल देता है, मगर इसी दौरान नवारो पे एक फेसहगर हमला कर देता है और उसके चिपक जाता है। अब जब ये उस फेसहगर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी पकड़ और ज़्यादा टाइट करने लग जाता है। इसी के बाद ऐश को वो किसी तरह ठीक करते हैं और उससे पूछते हैं कि उनकी मदद किस तरह से की जा सकती है, उसको एलियन को किस तरह से हटाया जा सकता है, जिस पर ऐश उनको यही बोलता है कि अब इसको नहीं बचाया जा सकता। अब यहीं पर रेन को एक आइडिया आता है, वो ये समझ गई थी कि शिप का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फेसहगर आज़ाद हो गए हैं और अगर हम इस पर ठंडी गैस छोड़ें यानी कि नाइट्रोजन गैस छोड़ें तो वो जम जाएगा और उसको छोड़ देगा। जब उस पर नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है तो वो नवारो को छोड़ देता है, मगर वो अपना लार्वा उसके अंदर डाल चुका था और ये सब चीज़ ऐश ही उनको बताता है कि अगर तुमको अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ, मगर नवारो को यहाँ छोड़ के। अब एंडी के अंदर ऐश की चिप लगी होती है जिसकी वजह से वो ऐश की तरह ही सोचने लगता है, जिसका मतलब ये था कि एंडी अब बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नवारो उस शिप पे वापस जाए। और इसी चीज़ को सुन के बीजॉन को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो एंडी को वहाँ से धक्का दे के किसी तरह नवारो को वहाँ से निकाल के उस शिप पे ले जाता है और गेट बंद कर देता है ताकि कोई और उस शिप पे ना आ पाए। तो इसी वजह से रेन, टाइलर और एंडी उसी शिप पे रहते हैं, यानी कि नॉस्ट्रोमस शिप पे रहते हैं, क्योंकि बीजॉन जानता था कि रेन और टाइलर एंडी का ही साथ देंगे। अब इस शिप में पहले से ही मौजूद होती है केट, वो ये सब देखती है मगर कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर नवारो आते ही नॉस्ट्रोमस शिप से अलग कर लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर कुछ ही टाइम में नवारो के चेस्ट में दर्द होने लगता है और उसके अंदर से यानी कि उसकी छाती फाड़कर अब चेस्ट बस्टर निकल जाता है। अब नवारो तो उस शिप को चला चुकी थी और अब वो शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और किसी तरह उसका कंट्रोल साइड में हो जाता है और सीधा नॉस्ट्रोमस शिप के अंदर घुस जाता है और इसी की वजह से कुछ ब्लास्ट होते हैं और अब नॉस्ट्रोमस शिप को भी
एक प्लेनेट की तरफ दिशा मिल जाती है, जिसके बाद अगर वो वहाँ तक पहुँचेगा तो वो खुद भी ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि अब उनके पास कुछ ही घंटे होते हैं उस नोस्ट्रामस शिप से बाहर निकलने के लिए। अब जो इनकी मेन शिप होती है उसमें के, बिजॉन और नवारो, जो कि अब मर चुकी है, वो ही होते हैं। और नोस्ट्रामस शिप में थे टाइलर, रेन और एंडी। अब यहाँ पर एंडी जब नोस्ट्रामस शिप में होता है तो यहाँ पर वो ऐश के पास वापस जाता है और उससे बात करता है। अब एंडी को दिखाया जाता है जिसमें ऐश की चिप लगी होती है और जिसके ज़रिए उसको यही ऑर्डर मिल रखा होता है कि वेनलैंड कंपनी को किसी तरह ये सारे सैंपल्स उसको पहुँचाने, जो कि कभी ऐश का ऑपरेशन था। मगर एंडी के पास पूरा डेटा ऐश का नहीं था, इसी वजह से एंडी कुछ अपने होश में भी होता है, जिसकी वजह से वो रेन और टाइलर की थोड़ी बहुत मदद भी कर रहा होता है उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। और इसी में रेन और टाइलर को किसी तरह दूसरे रूम तक पहुंचना होता है, मगर बीच में एक ऐसा रूम होता है जिसमें फेस हगर्स होते हैं बहुत सारे, और उसको पार करने के लिए उनको अपना टेम्परेचर कम करना होगा, यानी कि अपनी बॉडी को बिल्कुल ठंडा रखना होगा, जो कि एंडी उनको बताता है। और वो यही करते हैं, वो अपना को किसी तरह ठंडा करते हैं और फिर उसके बाद उस रूम के अंदर से निकलते हैं। मगर निकलते निकलते भी उनसे कुछ चूक हो जाती है और उनके पीछे फेस हगर्स सारे पड़ जाते हैं। अब दूसरी तरफ के को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी उस शिप के टकराने की वजह से। मगर जब उसको होश आता है फिर वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगती है और यहीं पर के एकदम से बिजॉन से मिलती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। इसी टाइम बिजॉन की नज़र एक अंडे जैसी चीज़ पे पड़ती है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि इसके अंदर वही एलियन है। वो अपनी एक इलेक्ट्रिक रॉड उठाता है और सीधा वो उसके अंदर डाल देता है ताकि वो उसी के अंदर मर जाए। मगर ऐसा नहीं होता, उस शेल के अंदर से एसिड निकलने लगता है और सीधा बिजॉन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से बिजॉन उस एसिड से जलने की वजह से मर जाता है। और फिर उसके अंदर से निकलता है वही चेस्ट बस्टर, जो कि बड़ा होकर अब जीनोमॉर्फ बन चुका था। इसी बात के काफ़ी घबरा जाती है जब वो जीनोमॉर्फ को देखती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो टाइलर को कनेक्ट करती है एक फ़ोन जैसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए और उससे मदद मांगती है, जिसके बाद टाइलर उसको रास्ता बताता है और वहाँ से के भागने लगती है। और अब टाइलर को भी अपनी बहन को बचाना होता है, यानी कि के। इसी के बाद टाइलर, रेन और एंडी वहाँ से भागते हैं, मगर इनकी बॉडी अब गर्म हो चुकी थी और जिसके बाद अब इनके पीछे फेस हगर पड़ जाते हैं। वो किसी तरह बचते बचाते एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर एंडी किसी तरह गेट बंद कर देता है और अब फेस हगर उसी रूम के अंदर लॉक है। अब ये लोग उस जगह तक आ चुके थे जहाँ पर दूसरी तरफ इनको के भी दिख रही होती है। के उस गेट को खोलने के लिए बोलती है। अब एंडी उस गेट को खोल सकता था, लेकिन वो पीछे की तरफ जीनोमॉर्फ को देख लेता है, वो उस गेट को नहीं खोलता ताकि बाकियों को कुछ ना हो। अब रेन एंडी के इस व्यवहार को नोटिस करती है और वो ये समझ जाती है कि ये एंडी नहीं बल्कि ऐश का डेटा बोल रहा है, जिसको वेनलैंड कंपनी के जो ऑर्डर्स मिले हैं उसी की तरह चल रहा है और उसको इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं है, बल्कि यहाँ के सारे सैंपल्स को उसको किस तरह वहाँ पहुँचाना है। यहाँ पर टाइलर एंडी से काफ़ी भीख मांगता है, मगर एंडी उस गेट को नहीं खोलता और उसके बाद जीनोमॉर्फ के को वहाँ से उठा के ले आता है। इसी बाद एंडी टाइलर और रेन को एक रूम तक लेके जाता है, जहाँ पर जाके वो इन दोनों को एक एक गन पकड़ा देता है और यहीं पर वो इनको बताता है कि ऐश ने कुछ ऐसे इंजेक्शंस बनाए हैं जिनके ज़रिए ह्यूमंस को सेफ रखा जा सकता है। और फिर एंडी इनको बताता है कि कैसे रिप्ले ने ऐश को नुकसान पहुंचाया था और फिर उसको जला दिया था, मगर उसके बावजूद भी ऐश को काफ़ी होश था और वो किसी भी तरह ये सारे सैंपल्स वेनलैंड कंपनी तक पहुंचाने थे। और फिर बाद में वो कुछ एक्सपेरिमेंट में लग गया था, जिसके बाद उसने जीनोमॉर्फ के डीएनए की मदद से एक कंपाउंड बनाया था जिसके जरिए ह्यूमन एवोल्यूशन को सेफ रखा जा सकता था। तो इसी आप बोल सकते हैं इंजेक्शंस को किसी तरह उसको पृथ्वी तक लेके जाना था। अब यहीं पे पता लगता है कि नोस्ट्रामस शिप को क्रैश होने में कुछ ही मिनट बचे हैं और टाइलर जीनोमॉर्फ को देख लेता है, जिसने उसकी बहन को यानी के को उठा लिया था। टाइलर अब अपनी बहन को किसी तरह ढूंढना चाहता है और इसी पर एंडी उनको मना करता है, मगर वो फिर भी ढूंढने निकल पड़ता है और इसके पीछे पीछे रेन भी निकल पड़ती है। अब आगे चल के उनको दिखता है कि जीनोमॉर्फ का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा जाला होता है जहाँ पर और भी बॉडीज टंगी होती है और यहीं बॉडीज के बीच में टाइलर को अपनी बहन भी दिख जाती है, जो कि अभी जिंदा होती है। अब यहाँ पर के को प्रेग्नेंट दिखाया गया था और इसका भी काफ़ी बड़ा रोल दिखाया गया है आगे मूवी में, मगर यहाँ पर के की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है और इसी पर जो इनके पास एक इंजेक्शन होता है जो कि ऐश के द्वारा बनाया गया था ह्यूमंस को सेफ रखने के लिए, एंडी उस इंजेक्शन को के को लगाने का भी बोलता है और जैसे ही वो इसको लगाने वाले होते हैं इसी टाइम पर यहाँ पर जीनोमॉर्फ आए थे और यहाँ पर रेन को जीनोमॉर्फ मारने वाला होता है, मगर इसके बीच में यहाँ पर टाइलर आया था और यहाँ पर टाइलर को ऑलमोस्ट मरा हुआ दिखा दिया गया था क्योंकि उसके अंदर अपनी पूरी पूंछ गाड़ चुका था जीनोमॉर्फ। अब रेन को किसी भी हालत में के को बचाना होता है। अब रेन किसी तरह के को उठा के एक जगह पर छोड़ देती है
और साथ ही में वहाँ पर वो सारे इंजेक्शन भी छोड़ देती है। अब रेन यहाँ पर इसको छोड़ के इसलिए जाती है क्योंकि उसको एंडी को भी बचाना होता है, क्योंकि एंडी पीछे अपने सिस्टम में खराबी की वजह से बेहोश हो जाता है। और रेन के को बोल के आती है कि तुम किसी तरह उस शिप तक पहुंचो, जो कि इनकी मेन शिप होती है, और वो किसी भी तरह उस शिप तक पहुंच जाएगी। अब रेन के को एक लिफ्ट में छोड़ देती है उन इंजेक्शन के साथ, और फिर वो एंडी को बचाने चले जाती है क्योंकि एंडी के सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी और वो पीछे की तरफ बेहोश हो गया। के किसी तरह उस शिप तक पहुंच जाती है और रेन एंडी तक। अब एंडी बिल्कुल ही बेहोशी वाली हालत में होता है, तो इसलिए रेन उसके अंदर से वो चिप निकाल के फेंक देती है, जो कि ऐश का डेटा उसके अंदर स्टोर कर रखा था। इसके बाद ही एंडी अपने पूरे होशो-हवास में आता है और के को शिप में दिखाया जाता है कि वो इंजेक्शन को अपने अंदर लगा लेती है। अब रेन और एंडी को मदद चाहिए थी उस शिप से बाहर निकलने के लिए, और एक जगह पर वो एक गेट के पास पहुंचते हैं, मगर उसको ऐश ने ही लॉक कर रखा होता है। ऐश किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि एंडी और रेन किसी भी तरह अपनी मेन शिप तक पहुंच सके, क्योंकि रेन किसी भी हालत में उन इंजेक्शंस को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि उन इंजेक्शंस पर रेन को शक था कि उनमें कुछ गड़बड़ है। और दूसरी तरफ के जब शिप में होती है, ऐश उसको किसी तरह मैसेज पहुंचाता है कि रेन और एंडी और बाकी सारे दोस्त उसके अब मर चुके हैं, तो इसलिए उसको अब शिप को ऑटो पायलट में डालकर वहां से निकल जाना चाहिए। और के ऐश की बातों में आ जाती है, मगर इसी दौरान उसको पेट में दर्द उठने लगता है। दूसरी तरफ एंडी और रेन के पास काफ़ी सारे ज़ेनोमॉर्फ आना शुरू हो जाते हैं। रेन के पास एक ही गन होती है, उसके ज़रिए वो एक एक करके ज़ेनोमॉर्फ को मारना शुरू कर देती है, मगर उनका जो एसिड वाला खून चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। अब रेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से किस तरह से निकले। फिर उसको एक आइडिया आता है, उस शिप के अंदर ग्रेविटी को बंद कर देगी, जिसके ज़रिए उन मरे हुए एलियंस का खून जो होता है फ्लोट करने लगता है, और उसके अंदर से वो किसी तरह फ्लोट करते हुए एंडी और रेन वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर लिफ्ट वाले एरिया से सीढ़ियों के ज़रिए वहाँ से चढ़ के अपनी मेन शिप की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर भी उनके ऊपर एक ज़ेनोमॉर्फ हमला करता है, मगर वहाँ पर किसी तरह एंडी रेन को बचा लेता है, और फिर ये लोग अपनी मेन शिप तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही ऐश इनको मैसेज देता है कि अच्छा हो तुम बच गए, और अब तुम किसी भी तरह यहाँ से पृथ्वी तक पहुँच जाओ उन इंजेक्शन के साथ। अब यहाँ पर आते ही रेन के की हालत देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उसको किसी तरह वो क्रायोजेनिक कैप्सूल के अंदर उसको डाल देती है ताकि वहाँ जाके वो बेहोश हो जाए, अपना आराम करे। मगर बाद में जब उसमें खतरे की लाइट दिखती है तो एकदम से वापस से उस कैप्सूल को खोलती है, तो उसको पता लगता है कि के ने वो इंजेक्शन ले लिया था, और जिसके ज़रिए जो उसके पेट में बच्चा है वो अब ज़ेनोमॉर्फ के शेप में आ रहा है। उसके पेट में से फाड़कर एक चेस्ट बस्टर निकलता है, मगर वो अलग ही टाइप का क्रीचर होता है। वो वहाँ से निकल के भाग जाता है, और वो कुछ ही देर में एक बड़ा सा ह्यूमन और ज़ेनोमॉर्फ का मिक्सचर बनकर एक अलग सा ही क्रीचर बन जाता है, जो कि बाद में के का ही सारा खून चूस लेता है, उसको मार डालता है। इसी के बाद वही क्रीचर एंडी को भी तोड़ देता है। अब इससे बचते बचाते रेन वहाँ से भागती है, मगर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वहाँ पर वो उसको जमा सकती है नाइट्रोजन गैस के ज़रिए, और वो वाली गन लेके भी जाती है, मगर घबराहट में उससे वो छूट जाती है चलती हुई, जिसके बाद वो गैस चारों तरफ फैल जाती है और वो उसके ऊपर भी असर करना शुरू कर देती है उस एलियन के साथ साथ। तो किसी तरह रेन वहाँ से भागती है और अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किसी तरह वो एक सूट तक पहुँच जाती है और सूट को पहन लेती है, जिसके बाद उसका टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाता है, और साथ ही में उसके पीछे वो क्रीचर भी भागता हुआ जाता है। अब ये पूरा ही बहुत बड़ा सा सीन है, जिसको बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स दिया गया है। इसको जब आप देखोगे तभी आपको समझ में भी आएगा और उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। आगे समझने के लिए रेन यही करती है कि अपना दिमाग लड़ाते हुए, क्योंकि उस क्रीचर को वो अपने हाथों से तो नहीं मार सकती थी, ना ही किसी गन से, तो उसको सामने पड़ा हुआ वो शेल दिखता है जिसके अंदर से ये चेस्ट बस्टर निकलते हैं, जिसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड पड़ा होता है। वो उस एसिड के शेल को पलट देती है, जिसके ज़रिए उस शिप में एक होल हो जाता है और वो सीधा आउटर स्पेस में निकलता है, जिसके ज़रिए एक बड़ा सा वैक्यूम बनता है, वहाँ से सारी हवा निकलने लगती है और उसी के ज़रिए वो एलियन भी बाहर की तरफ खिंच जाता है। और इसी के बाद रेन किसी तरह उस क्रीचर को शिप से बाहर निकलने में कामयाब आ जाती है, और फिर वो अपने मेन शिप में जाके किसी तरह वहाँ से निकल जाती है अपने भाई एंडी को साथ में जाके। और यहाँ पर दिखाया गया है कि मेन नोस्ट्राडमस शिप पूरा तबाह हो जाता है एक प्लेनेट से टकरा के। इसी के बाद दिखाया गया है रेन एक ऑडियो रिकॉर्ड करती है, जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड कर देती है, और साथ ही में खुद भी वो क्रायोजेनिक कैप्सूल के अंदर चली जाती है और एंडी को अलग से एक कैप्सूल में डाल देती है और 9 साल की नींद में चली जाती है, क्योंकि उसको दूसरे प्लैनेट तक जाना होता है जिसका नाम होता है योवागा, जहाँ पर वो अगले 9 साल में पहुँच जाएगी, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यही थी इस मूवी की पूरी स्टोरी, और आशा करता हूँ आपको पूरी तरह डिटेल में इस स्टोरी को समझने को मिला होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।